हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेसिकली ये अपना सेकेंड वीडियो है टेक्निकल राइटिंग सीरीज़ का। पहले वीडियो में हम लोगों ने राइटिंग के बारे में समझा था, क्या क्या टाइप्स ऑफ राइटिंग होते हैं, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होते हैं, ये भी देखा था। देन फिर हम लोग टेक्निकल राइटिंग किसे बोलते हैं, उसके टाइप्स क्या थे, उसके बेनिफिट्स क्या थे, एट्रीब्यूट्स क्या थे, एंड लास्ट में इम्पेडिमेंट्स क्या थे या फिर डिफ़िकल्टी टेक्निकल राइटिंग को लिखने में क्या क्या आते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग को देखेंगे। उसके अलावा भी एक दो और भी टॉपिक है जिसे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपना लेसन का आउटलाइन कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड टेक्निकल राइटिंग देखेंगे। मतलब एक टेक्निकल राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाए ताकि वो अच्छे से दिखे, अच्छे से यूजर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, उन्हें प्लीजिंग लगे, है ना। ये देखेंगे मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। देन फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडियंस को समझेंगे कि ऑडियंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो वो किसी ना किसी एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑडियंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लिखने से पहले। देन फिर हम लोग एंड में एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग को देखेंगे। ये बार बार सेमेस्टर एग्जाम में आते रहते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग। ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं और फिर 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं। जनरली 4 मार्क्स में ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड टेक्निकल राइटिंग। मतलब एक अच्छी टेक्निकल राइटिंग किस तरीके की होती है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल राइटिंग टिपिकली इंक्लूड्स क्लियर सेक्शंस सच एज इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। मतलब एक अच्छे से लिखा हुआ टेक्निकल राइटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरे ही जो डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देन फिर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से ये पता चलेगा कि किस सेक्शन में हमें क्या करना है या क्या एम है, किस चीज़ को समझना हमारा एम है किस सेक्शन में, ये पता चलेगा। देन फिर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये पता चलेगा मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में। देन फिर हम लोग जो भी मेथड है उसको अप्लाई करके क्या रिजल्ट आएगा, ये हम लोग देखेंगे। देन फिर फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो टेक्निकल राइटिंग में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में अपना एम रहेगा, देन फिर मेथड ऑफ वर्किंग रहेगा, देन फिर रिजल्ट रहेगा, देन फिर कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, और एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग में कंसाइज लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए। मतलब कि ब्रीफ लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए जो कि लॉजिकली ऑर्डर्ड हो और विजुअल एड्स के साथ हो। विजुअल एड्स मतलब उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हों विजुअली। विजुअली मतलब फिगर के हेल्प से, है ना। क्योंकि फिगरेटिव जो भी चीज़ है, मतलब फिगर बना हुआ कोई भी चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेगी कहीं ना कहीं। इसीलिए एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज्ड ये होना चाहिए। सबसे पहले कंसाइज, देन फिर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, देन फिर उसमें विजुअल एग्जांपल्स होने चाहिए। विजुअल एग्जांपल्स होते हैं तो वो यूजर्स को कहीं ना कहीं ईजी कर देते हैं या फिर अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। तो ये सारा चीज़ रहेगा तो एक टेक्निकल राइटिंग सक्सेसफुल मान सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से लिखा हुआ मान सकते हैं आप। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गुड टेक्निकल राइटिंग। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग एग्ज़ाम में कब करेंगे, कभी टेक्निकल राइटिंग पे नोट्स लिखने को आ गया तो उसमें हम इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ ऑडियंस। मतलब कि जो भी हम टेक्निकल राइटिंग लिख रहे होते हैं वो किसी ना किसी ऑडियंस बेस के लिए लिख रहे होते हैं। तो ऑडियंस बेस किस टाइप के होते हैं इसे भी तो हमें समझना ज़रूरी है ना। कहीं न कहीं कि जो भी टेक्निकल राइटिंग है वो हम किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। तो जिस ऑडियंस के लिए लिख रहे होंगे उनके लिए अलग-अलग तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि हो सकता है कोई ऑडियंस बिगिनर हो, कोई एक्सपर्ट लेवल का हो, कोई डेवलपर हो। ठीक है, तो वही हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करती है टाइप्स ऑफ ऑडियंस में। तो देखिए, बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक हायरार्की में नहीं है। हायरार्की मतलब एक
ऑर्डर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल जानना है कि ऑडियंस कितने तरीके के हो सकते हैं, है ना? ये नहीं जानना है कि पहले कौन से ऑडियंस आते हैं फिर बाद में कौन आते हैं। ठीक है, वो तो आप बाद में डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं ऑडियंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंड यूजर्स को। इसमें क्या आते हैं? दीज आर द इंडिविजुअल्स हु विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट, सिस्टम और सॉफ्टवेयर फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। मतलब कि ये बेसिकली वैसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, या फिर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होंगे, या फिर सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे। Technical documentation for end users should focus on providing clear, user-friendly instructions, troubleshooting tips and basic practices. बेसिकली जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के डब्बे में, वो क्लियर होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और उसमें ट्रबल शूटिंग का टिप्स होना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करना है वो होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से हम कैसे यूज़ करें उसके बारे में लिखा होना चाहिए उस टेक्निकल राइटिंग में। ठीक है, तो ये तो यूज़र वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो यूज़र भी तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो बिगिनर यूज़र हो सकते हैं जिसको हम नोवाइस यूजर्स भी बोल सकते हैं। देन फिर आते हैं इंटरमीडिएट यूजर्स। देन फिर आते हैं एक्सपर्ट यूजर्स। बिगिनर यूज़र मतलब ये वैसे यूज़र हो गए जो कि फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? अभी के टाइम पे बहुत एजेड लोग स्टार्टिंग से तो छोटा वाले फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। अभी के टाइम पे अगर वो स्मार्टफ़ोन पे स्विच करते हैं तो कहीं न कहीं वो एक नोवाइस यूज़र है उस स्मार्टफ़ोन के, है ना? देन फिर इंटरमीडिएट यूज़र्स में कौन आता है? जो कि थोड़ा बहुत छोटे वाले फ़ोन को यूज़ कर रखे हैं, उसका नॉलेज भी है थोड़ा बहुत उन्हें। देन फिर वो लोग स्विच कर रहे हैं बड़े वाले मोबाइल फ़ोन पे। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन का ले रहा हूँ, तो इन्हें इंटरमीडिएट यूज़र्स बोल सकते हैं। तीसरा है एक्सपर्ट यूज़र्स। मतलब अभी का जो यंग जनरेशन है वो लोग कहीं न कहीं एक्सपर्ट यूज़र्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज होती है स्मार्टफ़ोन की, है ना? तो नोवाइस यूज़र के लिए क्या होना चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इन तीनों ही यूज़र के लिए क्या होना चाहिए? जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है या टेक्निकल राइटिंग है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अभी के लिए स्मार्टफ़ोन बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्मार्टफ़ोन में जो भी यूज़र मैनुअल है वो एकदम ही कंसाइज़ होना चाहिए पहली बात। ठीक है? उसके बाद वो क्लियर होना चाहिए। देन फिर क्या, उसमें विजुअल एड्स होना चाहिए। विजुअल एड्स मतलब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? कोई फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए वहाँ पे विजुअली दिखाया रहेगा कि इस तरीके से इस वाले बटन को आप प्रेस करेंगे, देन फिर आपका रिजल्ट या जो भी है आउटपुट ऐसे आएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो विजुअली अगर चीज़ें दिया रहता है तो यूज़र्स के लिए कहीं न कहीं आसान हो जाता है उस चीज़ को हैंडल करना। ठीक है? तो ये बात हो गई अपने एंड यूज़र्स की। बेसिकली एंड यूज़र्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आसान होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें ट्रबल शूटिंग का टिप्स दिए हुए होना चाहिए। ठीक है? बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप्स ऑफ ऑडियंस की तरफ। सेकंड टाइप्स में डेवलपर या प्रोग्रामर्स आ गए। तो यहाँ तो नेम से ही पता चल रहा है, डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो लोग किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। लाइक अगर मोबाइल है तो उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, है ना? अगर हार्डवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो तो उसके जो भी है स्क्रीन को डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके बैक पोर्शन को डेवलप कर सकते हैं, या फिर उसके माइक को डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है this audience consists of individuals who will be working on the code development और customization of a product। मतलब या तो वो कोड पे वर्क कर रहे होंगे, या फिर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पे, या फिर प्रोडक्ट के कस्टमाइजेशन पे वर्क कर रहे होंगे वो, है ना? फिर आगे क्या लिखा है? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर डेवलपर्स शुड इंक्लूड डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। मतलब डेवलपर्स के लिए जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगा वो डिटेल्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है ना? उसमें एपीआईज होना चाहिए, कोड का एग्जांपल्स होना चाहिए, और इंटीग्रेशन का गाइडलाइन होना चाहिए। मतलब जो भी कोड लिखे उसको इंटीग्रेट कैसे करें या फिर एग्जीक्यूट कैसे करें। तो डेवलपर्स के लिए कुछ ऐसा टेक्निकल राइटिंग चाहिए होता है। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या है? दिस ऑडियंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर वो टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटर लोग, है ना? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईटी प्रोफेशनल शुड प्रोवाइड डिटेल्ड
कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस, ट्रबल शूटिंग गाइड्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ इनके लिए होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए, है ना। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होना चाहिए या ट्रबल शूटिंग गाइड होना चाहिए उसमें, और सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ लिखा होना चाहिए किस टेक्निकल राइटिंग में, जो टेक्निकल राइटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डायरेक्टेड होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप्स ऑफ ऑडियंस पे। अगले टाइप्स ऑफ ऑडियंस में आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टर्स। इसमें क्या है, दिस ऑडियंस इज इन्वॉल्व इन टेस्टिंग एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। मतलब ये लोग बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर अपना बन रहा है वो क्वालिटी में अच्छा है या नहीं है, ठीक है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर टेस्टर्स या क्वालिटी assistants should include test plans, test cases, and detailed information on how to verify the functionality of a technology। मतलब बेसिकली जो लोग टेस्टर होते हैं उनके टेक्निकल राइटिंग में क्या होना चाहिए, टेस्ट प्लान होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट कैसेज होना चाहिए, अलग अलग कौन कौन सा केस आ सकता है उस सिनेरियो में कैसे कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, है ना। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी टेस्ट दे रखा है उनके फंक्शनैलिटी को कैसे वेरीफाई करें, ये सब होना चाहिए किनके डॉक्यूमेंटेशन में, क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन में। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना। अभी के लिए यहाँ पे बस हम लोग समझ लें टेस्ट प्लान में क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट का जब भी हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ केसेज होते हैं अलग अलग सिनारियो के, तो वो सब टेस्ट प्लान में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये था क्वालिटी एश्योरेंस टाइप्स ऑफ ऑडियंस में। देन है अपना अगला सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मतलब इसमें किसी एक टॉपिक या किसी एक चीज़ को लेकर एक्सपर्ट होंगे लोग। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आर इंडिविजुअल विथ डीप नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन। मतलब किसी एक डोमेन में डीप नॉलेज होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले लोग को। इनके लिए कैसा टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, तो इनके लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर एसएमईज शुड प्रोवाइड एडवांस टेक्निकल डिटेल्स। मतलब डिटेल ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्निकल डिटेल होना चाहिए। उसका प्रैक्टिस कैसे होगा ये भी होना चाहिए उनके टेक्निकल राइटिंग में। और फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, तो इन्हें खुद ही पहले से बेसिक नॉलेज या इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज होता है। इन्हें कोई भी प्रॉब्लम फंसेगी तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे फंसेगी। तो इनके लिए जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो इन डेप्थ होना चाहिए, है ना, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेज मतलब कि कैसे चीज़ों को अच्छे से करें ये होना चाहिए, और एडवांस लेवल का वो होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इनके लिए इस तरीके का टेक्निकल डॉक्यूमेंट सुटेबल होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस में आते हैं एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स। ये क्या होते हैं, दीज स्टेक होल्डर्स में नीड टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल बेनिफिट्स कॉस्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और सिस्टम। बेसिकली मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स लोग, ये लोग वैसे लोग होते हैं जो लोग जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है ना, उससे बेनिफिट कितना होगा, ये सब को देखकर इन्वेस्टमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मतलब कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है प्रोडक्ट में, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट निकाला जा सकता है, उन सब चीज़ों को ये मैनेज करने में हेल्प करते हैं एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। तो इनके लिए कैसा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स शुड फोकस ऑन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटजिक ओवरव्यू। ऑब्वियस सा बात है, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव जो भी होंगे उनके लिए स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करता है कि किस स्ट्रेटजी से कंपनी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगी, ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी, है ना। तो उनके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रेटजिक ओवरव्यू होना चाहिए, बिजनेस केसेज होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडियंस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कैसे ऑडियंस होते थे, एंड यूजर्स, इसमें क्या क्या आते थे, बिगिनर, देन फिर इंटरमीडिएट लेवल के, है ना, देन फिर अपने एक्सपर्ट। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा। देन फिर डेवलपर आते थे, देन फिर मैनेजर आ गया, MANAGER, और फिर क्या आ गया,
डेवलपर के बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ गए, है ना। और क्या थे, क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हो गए। तो ये 4-5 टाइप के ऑडियंस थे अपने, ठीक है। ये एक हायरार्की में नहीं था। हायरार्की में आप देखेंगे तो सबसे पहले डेवलपर आएंगे, देन फिर मैनेजर, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, इस तरीके से हायरार्की बनेगा। लेकिन बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो टाइप्स पूछा जाता है। तो टाइप्स में आप बता सकते हैं एंड यूजर्स, इसमें ले सकते हैं आप लोग नोवाइस यूजर्स, इंटरमीडिएट यूजर्स, एक्सपर्ट यूजर्स, देन फिर डेवलपर्स बता सकते हैं, देन फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स बता सकते हैं, देन फिर क्वालिटी एश्योरेंस बता सकते हैं, देन फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, देन फिर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर। तो ये 5-6 टाइप के ऑडियंस है। और इनके लिए किस तरीके का टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये भी आप लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग वर्सेस इम्प्रेसिंग, जो इस वीडियो का टाइटल है बेसिकली, है ना। तो अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सप्रेसिंग में ऐसा है कि कोई भी चीज़ को हम लोग खुले दिल से बोल रहे हैं ना, मतलब कि जो भी सही चीज़ है उसे बोल रहे हैं। और इम्प्रेसिंग में हम लोग ऑडियंस का केयर करते हुए बोल रहे हैं, मतलब कि हम जो भी चीज़ बोले उससे ऑडियंस इम्प्रेस हो जाए, इसको केयर कर रहे हैं हम लोग इम्प्रेसिंग में, है ना। और एक्सप्रेसिंग में जो भी चीज़ है उसको हम लोग प्योरली बोलते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ का केयर नहीं करते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं। इम्प्रेसिंग में हम लोग हो सकता है मैनिपुलेट करके भी बोले, हम लोग इस तरीके से बोलते हैं चीज़ों को ताकि वो ऑडियंस को प्लीजेंट लगे, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है कहीं ना कहीं। चलिए एक एक पॉइंट की हेल्प से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेसिंग में प्राइमरीली एम्फेसाइजेज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली एक्सप्रेसिंग में क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होता है कोई भी इंफॉर्मेशन का। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या होता है, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट और लिविंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन द रीडर। मतलब यहाँ पे रीडर को या फिर जो भी ऑडियंस है उसको इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें लिखा जा रहा है। फिर एक्सप्रेसिंग में क्या है, एम्स टू कन्वे टेक्निकल डिटेल्स इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेसिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो चीज़ है वो पॉइंट वाइज और अंडरस्टैंडेबल मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्प्रेसिंग में क्या है, सिक्स टू शोकेस द राइटर्स एक्सपर्टाइज और सोफिस्टिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि राइटर अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए मैटर को सोफिस्टिकेट कर दे, कॉम्प्लेक्स बना दे, है ना। इम्प्रेसिंग में ऐसा हो सकता है। लेकिन एक्सप्रेसिंग में क्या होगा, इजी रखा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाएगा। देन फिर एक्सप्रेसिंग में क्या आता है, प्रायोरिटाइजेज द रीडर्स कम्प्रीहेंशन इंश्योरिंग डेट द इंफॉर्मेशन इज इजली एक्सेसिबल एंड डाइजेस्टेबल। मतलब यहाँ पे रीडर्स का ख्याल रखा जाता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजली एक्सेसिबल हो और डाइजेस्टेबल हो। और इम्प्रेसिंग में क्या है, मे एज्यूम ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज फ्रॉम द रीडर एंड माइट यूज मोर टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। बेसिकली ये सिमिलर या सेकेंड पॉइंट से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर अपना एक्सपर्टाइज को दिखाते हैं ताकि जो भी ऑडियंस है एक अच्छे लेवल के होंगे तभी उन्हें समझ में आएगा चीज़ें। तो यहाँ पे ऑथर अपने आप का इम्प्रेशन ज़्यादा बनाना चाहते हैं, है ना। यूजर्स का उतना ख्याल नहीं रखते हैं, बस यूजर्स को प्लीजिंग लगे लगे कि हाँ इनको चीज़ें आ रही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके नज़र में, इम्प्रेसिंग वाले लोगों के नज़र में। देन फिर आता है एक्सप्रेसिंग में स्ट्राइव्स फॉर सिंप्लिसिटी अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बेलिशमेंट्स। बेसिकली एक्सप्रेसिंग में चीज़ों को सिंपल रखा जाता है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है या नहीं यूज़ की जाती है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या है, माइट इनकॉर्पोरेट अ मोर एलेबोरेट और फॉर्मल राइटिंग स्टाइल। मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड होगा कहीं ना कहीं, है ना। पोटेंशियली इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक जार्गन, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स ज़्यादा यूज हो रहे होंगे। और वहीं पे एक्सप्रेसिंग में सिंपलर टर्म्स यूज हो रहे होंगे ताकि हर एक ऑडियंस को समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग में प्राइमरली कंसर्न विथ ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब एक्सप्रेसिंग में नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा बिलीव किया जाता है। वहीं पे इम्प्रेसिंग में क्या है, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एम्स टू प्रेजेंट द कंटेंट इन ए वे दैट द कंटेंट प्लीजेज ऑडियंस। मतलब कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि ऑडियंस प्लीज हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रेसिंग में, ठीक है। और एक दो पॉइंट और भी है, आप लिख सकते हैं एक्सप्रेसिंग में कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में, है ना,
रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं इम्प्रेसिंग में डेटा को मैनिपुलेट करके भी प्रेजेंट करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑडियंस को हमें प्लीज़ करना है। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है तो उनका जो भी आई मीन क्या होता है, सेमिनार होता है या कुछ भी होता है, तो वो एक्सप्रेसिंग के लिए नहीं होता, वो इम्प्रेसिंग के लिए होता है। वो ऑडियंस को इम्प्रेस करके कहीं ना कहीं अपना कोर्सेज बेचना चाहते हैं या जो भी है, मतलब अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं बहुत लोग। लेकिन एक्सप्रेसिंग वाली चीज़ बहुत कम होते हैं। इसमें आप संदीप महसवाड़ी सर का एग्जांपल ले सकते हैं, इम्प्रेसिंग में आप विवेक बिंदा सर का एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों के अलग अलग फैन फॉलोइंग या फैन बेस है, लेकिन इम्प्रेसिंग यहाँ पे आ जाता है और एक्सप्रेसिंग इस केस में आ जाता है। तो उम्मीद है इम्प्रेसिंग वर्सेज एक्सप्रेसिंग या एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ गुड टेक्निकल राइटिंग पढ़ा था, है ना। इसका यूज़ कहाँ होने वाला है, अगर टेक्निकल राइटिंग पे नोट्स लिखने को आया तो ये सारा चीज़ लिख सकते हैं। देन फिर टाइप्स ऑफ ऑडियंस पढ़े हम लोग, है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं, ये भी शॉर्ट नोट्स टाइप में आ सकता है आपके एग्जाम में। देन फिर लास्ट में हम लोग एक्सप्रेसिंग वर्सेज इम्प्रेसिंग पढ़े, है ना। ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है 4 या 5 नंबर में। तो उम्मीद है ये सारा ही चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।